नमस्कार मित्रों। आजकल एक चर्चा बहुत है। उस चर्चा पर मैं बात करना चाहूंगा। ये सीधा मैं चालू कर देता हूँ, आप विषय समझ ही जाएंगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। रवीश कुमार, आप बहुत ही अच्छे थे। आपकी पत्रकारिता अनुत्तरित, यानी कि लाजवाब। आपके एंकरिंग का क्या कहना। आप सोचेंगे रवीश कुमार क्या। अरे भाई नहीं, उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि सेक्युलर और लुटियन समर्थक दे रहे हैं, मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। हाँ, प्रशंसा तो करनी होगी लुटियंस इकोसिस्टम की। वो एक अपना नायक ढूंढ ही लेती है, जो हिंदू विरोधी हो, जो भाजपा विरोधी हो। राजदीप CNN News 18 में चले गए और बरखा दत्त 2G, अरे सॉरी, टू बीच में कहाँ से आ गया। बरखा दत्त जी चली गई तो खालिस्तान, अरे खालिस्तान नहीं, खालिस्तान, रिक्त स्थान रवीश कुमार को मिल गया। वही एनडीटीवी जो दूरदर्शन के साधन को लेकर एनडीटीवी बना, ऐसा आरोप है। वही एनडीटीवी जिसका लॉन्चिंग प्रधानमंत्री के अधिकृत निवास पर हुआ था, जिसकी 25वीं वर्षगांठ एनिवर्सरी राष्ट्रपति भवन में मनाई गई थी, जिसके स्वामी और स्वामी के विरुद्ध, स्वामिनी के विरुद्ध फ्रॉड के केस बने हुए। 400 करोड़ यानी 4 अरब का लोन लेकर लोन न चुकाना बहुत सच्ची प्रमाणिक पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। एनडीटीवी में काम कर चुके पत्रकार समरेंद्र सिंह ने बढ़ासपुर मीडिया में जो लिखा है, वो जस का तस मैं सुना रहा हूँ। उन्हीं दिनों केंद्र में आजादी के बाद से अब तक के सबसे उदार और कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का शासन था। दान में मिली कुर्सी पर बैठकर मनमोहन सिंह जी गठबंधन सरकार पूरी उदारता से चला रहे। तो सत्ता और पत्रकारिता के उस स्वर्णिम काल में एनडीटीवी के क्रांतिकारी पत्रकारों को अचानक ख्याल आया कि क्यों नहीं मनमोहन सिंह सरकार के मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाए और अच्छे और खराब मंत्री चिन्हित किए जाए। एनडीटीवी ने उस क्रांतिकारी विचार पर अमल कर दिया। एनडीटीवी इंडिया पर रात 9 बजे बुलेटिन में अच्छे और बुरे मंत्रियों की सूची प्रसारित कर दी गई। उसके बाद का बुलेटिन मेरे जिम्मे था, तो संपादक दिबांग का फोन आया, बुरे मंत्रियों की सूची गिरा दो। मैंने कहा सर, मैंने मतलब समरेंद्र सिंह ने, मैंने कहा कि सर अच्छे मंत्रियों की सूची भी गिरा देते, वरना यह तो चाटुकारिता लगेगी। ये एनडीटी की बात है। उन्होंने कहा कि बात सही है, रुको, रॉय अर्थात डॉक्टर प्रणव रॉय चैनल के स्वामी से पूछकर बताता हूँ कि मेरी भी एक बुरी आदत थी। समरेंद्र सिंह कहते हैं, लिखते हैं, जो बात मुझे सही नहीं लगती थी उसे मैं अपने तरीके से बॉस के सामने रख देता था, लेकिन जिरा मतलब उल्लेख नहीं करता था, उसकी कहीं पर एक्सप्रेस नहीं करता था। मेरा मत है कि जिन व्यक्तियों पर चैनल चलाने की जिम्मेदारी है, चैनल उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। उस दिन भी मैंने वही किया, अपनी बात उनके सामने रखी और फैसले का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद दिवांग का फोन आया कि वो अर्थात डॉक्टर रॉय अच्छे मंत्रियों की लिस्ट चलाने को कह रहे हैं। मैंने बुरी मंत्रियों की सूची गिरा दी और अच्छे मंत्रियों की सूची चला दी। करीब 9 साल बाद 2014 में जब मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर से फिल्म भी बनी यही नाम से, बाजार में आई तो पता चला कि आखिर डॉक्टर प्रणव रॉय ने ऐसा क्यों किया था। पेज नंबर 97, 97 पर संजय बारू ने बताया है कि अब तक के सबसे अधिक उदार और कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन करके एनडीटीवी के ताकतवर पत्रकार मालिक डॉक्टर प्रणव रॉय को ऐसी झाड़ पिलाई कि उनकी सारी पत्रकारिता धरी की धरी रह गई। खुद प्रणव रॉय के मुताबिक मनमोहन सिंह जी ने उन्हें कुछ ऐसा झाड़ा था कि जैसे कोई टीचर किसी छात्र को झाड़ता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी किसी के ऊपर गुस्सा होते होंगे, किसी के ऊपर ऐसी झाड़ लगाते होंगे। और पत्रकारिता में ऐसा ये प्रधानमंत्री झाड़ देते हैं तो वो माना जाता था। तो
ये पर बात थी। मनमोहन सिंह से मिली झाड़ के बाद महान पत्रकार स्वामी प्रणव रोय इतना भी साहस नहीं जुटा सके, ये समरिंदर सिंह का कहना है, जुटा सके कि अपनी रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह गिरा सके। अच्छे मंत्रियों की सूची चल गई, सिर्फ इसलिए चल गई ताकि मनमोहन सिंह की नाराजगी दूर की जा सके। आप इसे पत्रकार से कारोबारी बने डॉक्टर प्रणव रॉय की मजबूरी कह सकते हैं, सरकार की चाटुकारिता कह सकते हैं, या जो मन में आए वह कह सकते हैं, लेकिन इसे किसी भी नजरिए से पत्रकारिता नहीं कह सकते। तो इसके लिए क्या गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बात रवीश कुमार जिस तरह से गोदी मीडिया की व्याख्या करते हैं, इसी प्रकार तो गोदी मीडिया में ही आता है, लेकिन चूंकि गोदी मीडिया तो रवीश कुमार का पेटेंट वर्ड हो सकता है, तो एनडीटीवी गोदी मीडिया में नहीं आता होगा, चाटुकारिता में आता होगा। अभी ये किंतु रवीश कुमार चले जाएंगे तो पत्रकारिता का क्या होगा? अरे भाई, भाजपा का क्या होगा? क्योंकि भाजपा वाले और भाजपा के समर्थक किसे गाली देंगे, किसकी आलोचना करेंगे? रवीश कुमार और भाजपा का साथ टॉम एंड जेरी जैसा है, दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता। रवीश कुमार ने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो उसके 19.1 लाख ग्राहक हो गए, आप सोचिए, और उनके त्याग पत्र वाले वीडियो को 50 लाख व्यू मिले। ल्यूटियंस की इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो कन्हैया कुमार जैसे हीरो को भी हीरो बना सकती है, और उसके विपरीत भाजपा वाले नुपुर शर्मा जैसी नायिका को खलनायिका बना सकते हैं। भाजपा वाले नुपुर शर्मा जैसी नायिका को खलनायिका बना सकते हैं, ये उनकी इकोसिस्टम है। रवीश कुमार के ये मैंने इस्तीफा दिया है वाले वीडियो को शुरू करते ही आ गुजरात में बनाव्યું છે ભરોસાની भाजपा सरकार वाला भाजपा का एड आ जाता है। भाजपा और खासकर मोदी जानते हैं कि वे विरोध से ही प्रगति करते हैं। 2014 में जब जबरदस्त लोकप्रियता के साथ प्रधानमंत्री बने, तब एक वर्ष तक एनडीटीवी समेत सभी मीडिया आरती गान कर रहे थे। तब बिहार दिल्ली के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद मोदी जी का घोर विरोध शुरू हो गया। उनका घोर विरोध करने वाले मोदी जी का विरोध करके प्रगति करते हैं, यानी दोनों को फायदा है। जो विरोध करते हैं उनको भी फायदा है, और जिसका विरोध होता है उसको इस विरोध के कारण, क्योंकि विरोध होता है तो उसके समर्थक आ जाते हैं लड़ाई लड़ने, विरोध करके प्रगति करते हैं। और देखिए, आप राजदीप बरखादत गए तो रवीश कुमार विरोध मोदी विरोधी गैंग के लीडर बन गए, यहाँ तक कि मोदी मोदी की प्रशंसा कई बार कर चुके रामायण कथाकार मोरारी बापू ने गुजरात के अपने तलगाजरडा में रवीश कुमार को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। क्या मोरारी बापू ने ऐसा साहस बिना सोचे समझे किया होगा? नहीं, कहीं तो परामर्श हुआ होगा। वहीं पर रवीश कुमार ने, वहीं पर मतलब तलगाजरडा में रवीश कुमार ने गोदी मीडिया शब्द समूह का प्रयोग किया, फ्रेज कॉइंड। बरखादत अब पत्रकारिता का आदर्श नहीं रही, रवीश कुमार आदर्श बन गए। जरा कल्पना कीजिए, कोई धीमे स्वर में बोलने वाला आदर्श पत्रकार बन सकता है? आप अन्ना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत आदि पत्रकारों को देखिए, तो स्वर की मात्रा कितने डेसिमल होती है। राजू श्रीवास्तव तो अब नहीं रहे, पर उनके कॉमेडी आइटम में मैं सुस्ती से समाचार पढ़ने वाले का आइटम रहता था। रवीश कुमार को देखो तो ऐसा ही लगता था, बहुत ही सुस्त, उदास, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद जैसे बोल रहे हो। राहुल गांधी का 2019 के चुनाव के समय का इंटरव्यू हो, अथवा टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार का इंटरव्यू, आप स्पष्ट एक झुकाव देख सकते हैं। ये कैसी पत्रकारिता थी? टुकड़े टुकड़े गैंग के समय, ये जब घटना बाहर आई थी तब उन्होंने स्क्रीन ब्लैक कर दिया था? नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के विरुद्ध ब्लैक स्क्रीन नहीं किया था, किंतु जिस चैनलों ने कन्हैया कुमार के विरुद्ध डिबेट किए थे उसके विरुद्ध ब्लैक स्क्रीन किया था। ये कैसी पत्रकारिता है?
जहां पर आप भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे जिस कार्यक्रम में आयोजित होता है, उसके उससे जुड़े हुए कन्हैया कुमार को प्रश्न करने वाले के विरुद्ध ब्लैक स्क्रीन करते हो। मनमोहन सिंह जी की आलोचना उनको चुभती थी, जबकि मोदी जी की आलोचना उन्हें खूब पसंद आती थी। मनमोहन सिंह की आलोचना सुषमा स्वराज ने संसद में शेर पढ़कर की थी, किंतु रवीश कुमार को वह चुभा था। इस विषय पर उन्होंने डिबेट कर डाली थी, जिसमें वह भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को पूरा अपनी बात ना बोलते हुए बीच बीच में एक एक वाक्य पर टोक टोक कर उनका ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु डिबेट तो अर्नब और बाकी सारे तथाकथित गोदी मीडिया वाले ही असभ्य तरीके से करते हैं। रवीश जी तो बड़े शालीन हैं, शालीन तरीके से डिबेट करते हैं। थे, ये रवीश जी की बात में बार बार थे क्यों आता है? रवीश जी के स्टाइल में कहा जाए तो क्या ये रवीश जी है के स्थान पर थे हो गए? क्या लुटियंस मीडिया इतना दुर्बल हो चला है कि उनको कोई नौकरी नहीं देगा? क्या कांग्रेस अथवा आपके नेता के पास फंड की कमी है कि नया एनडीटीवी खड़ा नहीं कर सकते? क्या अब टीवी डिबेट में जिसको रवीश जी बुलाया करते थे, उस ध्रुव राठी के समान स्तर पर रवीश जी आ जाएंगे? यूट्यूब पर भी क्या अदानी ने यूट्यूब भी क्या अदानी ने खरीद ली है कि वह यूट्यूब पर 135 करोड़ में से अपने 19 लाख दर्शकों तक मोदी जी की आलोचना नहीं पहुंचा सकते? क्या रवीश जी के चले जाने से, अरे भाई दूसरा अर्थ मत लेना, एनडीटीवी से चले जाने से बस ठीक है ना? रवीश जी के एनडीटीवी से चले जाने से शून्यावकाश हो जाएगा। रवीश जी इतने दुखी क्यों है? क्या ऐसी पत्रकारिता कर करके एनडीटीवी का बंटाधार करने में आपका भी अमूल्य योगदान नहीं है रवीश जी? मोदी विरोधी कोई नायक तो चाहिए ही, ना हो तो लुटेंस इकोसिस्टम तो बना ही देगी, और भाजपा वाले भी बना देंगे, क्योंकि वे तो अपने ज्यादा विरोधियों को ज्यादा महत्व देते हैं। आप जितना विरोध करोगे उतना आपको ज्यादा भाव मिलेगा। गुजरात चुनाव इसका उदाहरण है। अरे यहाँ भाव का दूसरा कोई अर्थ मत निकालना, विरोध करने वालों को ज्यादा महत्व मिलता है, यही कहने का प्रयास है। तो ये था प्राइम टाइम विथ रवीश जी। आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।